जय हिंद मेरे आने वाले समय के अधिकारियों। वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज है 20 अगस्त 2024 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये आप लोगों के लिए। प्लस यूपीपीसीएस में अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए, बिल्कुल जीरो से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक की तैयारी करवाई जाती है। उत्तर प्रदेश का नंबर 1 बैच ज्ञान सर का पेड बैच, तो इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारा ओनली करंट अफेयर्स के नाम से और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से हमारे टेलीग्राम के चैनल्स हैं, जिनको जरूर ज्वाइन करिए। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का इंस्टाग्राम का पेज है, उसको भी जरूर फॉलो करिए, क्योंकि वहां पर हम आपको रेगुलर बेसिस पर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड कराते हैं। चलिए समय नहीं वेस्ट करेंगे, फटाफट सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठो। जो चीज मैं आपको बताऊंगा वही चीज आपको नोट डाउन करनी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी से रिलेटेड ये टॉपिक है, जिसको बोलते हैं समान नागरिक संहिता। तो यूसीसी कोई मुझे बता सकता है नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर कि किस राज्य के अंदर यूसीसी आ चुकी है या बहुत समय से यूसीसी अप्लाई होती है, किस राज्य में। फिर दलित इकोनॉमी इनइक्वालिटी से रिलेटेड ये टॉपिक है, दलित आर्थिक असमानता। फिर इसके अलावा नाइट्रोजन के उपयोग को इंप्रूव जो है वो करना है, उसकी एफिशिएंसी को। कॉफी का प्रोडक्शन गिरा है इंडिया के अंदर, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वाटर मार्किंग और कंटेंट ऑथेंटिसिटी के बारे में यहां पर एक आर्टिकल है, बहुत अच्छा। तो काफी सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है समझने वाले, बट अगेन जो चीज मैं आपको बताऊंगा बस वही चीज आपको फॉलो करनी है। और फिर एक स्टूडेंट का जो है वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि सर करंट अफेयर्स इतना वास्ट है, उसको कैसे कवर अप करें। तो लेक्चर के बीच में मैं इसका आंसर जो है वो दूंगा कि आपको कैसे करंट अफेयर्स को कोप अप करते हुए चलना है। चलिए, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 78th इंडिपेंडेंस डे की स्पीच के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जो है वो बात करी। ये कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो एक सेक्युलर सिविल कोड है, एक धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता है, समान नागरिक संहिता। अच्छा, ये यूसीसी क्या होता है, इसको पहले तो मैं आपको सिंपल शब्दों में समझा देता हूं, फिर थ्योरी के थ्रू समझाऊंगा तो पूरी चीज क्रिस्टल क्लियर दिमाग में बैठ जाएगी। देखो, सिंपल शब्दों में ये समझो, जैसे आज की डेट में हम लोग को देखने को मिलता है काफी सारे रिलीजियस लॉज भी होते हैं। यस, कम ऑन। शादी को लेकर हिंदू मैरिज एक्ट है ना। अब इस ऐसे ही हम लोग को जो है वो मुस्लिम कानून भी देखने को मिलते हैं, शरीयत लॉ जिसको हम लोग बोलते हैं, सुना होगा आपने, है ना। तो ऐसे अलग अलग क्या है, रिलीजियस लॉज भी हमारी कंट्री के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। यस, कम ऑन से यस और नो। तो ये सब रिलीजियस लॉज को पूरी तरह से खत्म कर दो, क्योंकि रिलीजियस लॉज जनरली हम लोग को देखने को मिलता है कि किस किस चीजों में उपयोग में लिए जाते हैं, मैरिज में, डिवोर्स में, प्रॉपर्टी ट्रांसफर में, है ना। तो इन सब चीजों में कई बार रिलीजियस लॉज जो है वो हमारी कंट्री के अंदर ऑपरेट होते हैं, जिनको लीगल सेंसिटी हमने दी हुई है, राइट। ये लीगली जो है वो ये चलते हैं। बट यूसीसी ये कहता है कोई भी तरीके से रिलीजियस लॉज नहीं होना चाहिए, सभी के लिए एक समान कानून होना चाहिए, हर चीज के लिए, चाहे वो मैरिज हो, डिवोर्स हो, कुछ भी। यस, तो बस यही चीज आपको जो है वो समझनी है इसके अंदर कि यही होता है यूसीसी और कुछ नहीं होता। क्लियर। अब देखो, यूसीसी जो है वो अभी भी हम लोग को देखने को मिल रहा है कि विवाद में है। जब से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको आर्टिकल 44 के तहत जो है वो शामिल किया गया। लिख लेना आर्टिकल 44, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिन्होंने जीएस की क्लासेस ज्वाइन नहीं करी है, कि आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44 जो है हमारे भारतीय संविधान का, उसके अंदर यूसीसी के बारे में जो है वो मेंशन है। कोई मुझे बता सकता है आर्टिकल 44 किसके अंदर आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज या डीपीएसपी किसके अंदर आता है, कौन बताएगा। अब आइए, तो पहली चीज तो आपको समझ में आ गई, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो आर्टिकल 44 के तहत हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। आर्टिकल 44 में यही कहा गया है कि मेन ऑब्जेक्टिव यह है सरकार का, कि सरकार धीरे धीरे करके जो पर्सनल जो मैटर्स जो होते हैं सभी सिटीजन्स के, उससे रिलेटेड जो उनके पर्सनल कानून है, उसको खत्म करके यूनिफॉर्म कानून जो है वो लाई जाए। करेंटली आज की डेट में जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था, होपफुली काफी सारे लोगों ने सही आंसर दिया होगा। नहीं दिया है तो ये फैक्ट लिख लेना कि गोवा एक लौती स्टेट है जहां पर यूसीसी जो है वो अवेलेबल है, और इसको पोर्चुगीज सिविल कोड के द्वारा 1867 में जो है वो लाया गया था। नेक्स्ट, ब्रिटिश जो है जब इंप्लीमेंट कर रहे थे यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉज, तो उन्होंने अवॉइड किया कि पर्सनल लॉज को जो है वो हम स्टैंडर्डाइज नहीं करते हैं, क्योंकि पर्सनल लॉ सेंसिटिव नेचर में है। क्योंकि आपको पता है ये कहानी है 18 रिवोल्ट ऑफ 1857 की, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की बहुत धुलाई करी थी, ब्रिटिशर्स की बहुत धुलाई करी थी हम लोगों ने, राइट। 1857 की क्रांति में
तो उसके बाद आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो पूरी तरह से खत्म हो गई। फिर उसके बाद ये क्राउन रूल जो है वो शुरू हो गया। तो क्राउन का ये कहना था कि नहीं भाई, इंडियंस के पर्सनल सेंटीमेंट्स को मत छेड़ो, क्योंकि इमोशनल सेंटीमेंट्स को इनको छेड़ोगे तो हमें हमारी पिटाई हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम क्रिमिनल लॉज को स्टैंडर्डाइज कर देंगे, पर्सनल लॉ में उंगली नहीं करेंगे, वरना ये हमारी उंगली तोड़ देंगे। राइट, तो ये चीज हमें देखने को मिली। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट हम लोग को देखने को मिला, बहुत लंबे समय तक चला। मेंबर जो थे उनके जो व्यूज थे, विचार जो थे वो अलग अलग हम लोग को देखने को मिले थे। इनका ये भी कहना था कि भाई अगर आप में समानता इंश्योर करनी है, पर्टिकुलरली महिलाओं के लिए अलग अलग कम्युनिटीज में, तो इसको लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर जुडिशरी के बारे में बात करें तो हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी जो कई बार जो है वो आवश्यकता व्यक्त करी कि हाँ भाई यूसीसी लेकर आओ। 1985 का शाह बानो केस के अंदर ये कहा गया कि आर्टिकल 44 को इंप्लीमेंट करो। ये चाहो तो आप लिख सकते हो मेंस में पॉइंट बना लो मेंस के लिए। ठीक है, फिर ऐसे ही एक सरला मुगदल का केस, फिर एक शायरा बानो का केस। तो इन सब केसेस में ये कहा गया, आवश्यकता जताई गई कि भाई आर्टिकल 44 को यानी कि यूसीसी को जो है वो इंप्लीमेंट किया जाए। जुडिशरी जो है वो अक्सर बोल रही है कि भाई यूसीसी जो है वो आप लेकर आओ, राइट। और ये बोल रही है, देखो जैसे गोवा के अंदर कितना बढ़िया है एग्जाम्पल, सब कुछ सही सामान बढ़िया तरीके से चल रहा है, इतने साल हो गए, तो आप भी लेकर आओ। तो यूसीसी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव्स के थ्रू हाईली पॉलिटिसाइज्ड हो चुका है। ऑब्वियसली बात है, हाईली पॉलिटिसाइज्ड है, मतलब पॉलिटिशियंस का वोट बैंक के तौर पर ही रहता है ये। तो ये प्रोग्रेसिव विजन जो होता है जेंडर जस्टिस के लिए, उसकी जगह जो है वो पॉलिटिक्स में जो है वो चला गया है। यानी कि आज की डेट में जो है उसको पॉलिटिक्स के तौर पर देखा जा रहा है, ना कि पब्लिक के सुविधाओं के लिए, वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए। इससे पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग को देखने को मिले थे, उसके अंदर अवॉइड किया गया कि यूसीसी को इंप्लीमेंट नहीं करना है, क्योंकि डर ये था कि रिलीजियस कम्युनिटी जो है वो कहीं दंगे पे ना उतर आए। बट आज की डेट में हम लोग को देखने को मिल रहा है कि इस पर थोड़ी सी बातचीत जो है वो एटलीस्ट की जा रही है, राइट। कदम आगे बढ़ाने पर विचार जो है वो किए जा रहे हैं। अब यूसीसी के महत्व के बारे में बात करो तो ये यूसीसी के महत्व ये लिखना है आपको, सिर्फ बुलेट पॉइंट्स। नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता। जब यूसीसी आएगी तो पर्सनल लॉस खत्म हो जाएंगे, तो और बेटर तरीके से यूनिटी और सेक्युलरिज्म हम लोग को देखने को मिलेगी। एकता और धर्मनिरपेक्षता को प्रोत्साहन जो है वो मिलेगा, है ना। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। जेंडर जस्टिस, कई सारे ऐसे पर्सनल लॉस होते हैं जिसमें महिलाओं के ऊपर कई बार अत्याचार हो जाता है, या महिलाओं के अधिकार जो है वो सुने नहीं जाते या होते ही नहीं है। तो यहां पर जेंडर जस्टिस होगा, लैंगिक न्याय होगा। फिर इसके अलावा लीगल सिस्टम सिंप्लीफाई हो जाएगा, कानूनी प्रणाली जो है वो सरलीकरण हो जाएगी। कोई पर्सनल लॉ नहीं होगा, एक जैसे एक समान कानून सभी के लिए होंगे, स्टैंडर्डाइज होगा। फिर मॉडर्नाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा, आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि हम आउटडेटेड प्रैक्टिस को जो है वो छोड़कर जो आज की डेट में दुनिया के लिए बहुत जरूरी है, इक्वलिटी, उस पर काम करेंगे। इसमें एक दो पॉइंट्स और भी लिख सकते हो, जैसे यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी एक सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट, अब कुछ प्रॉब्लम्स है इसको लागू करने में। सबसे पहली तो प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे पर्सनल लॉज हैं, राइट। व्यक्तिगत कानून जो है उनमें विविधता हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। तो ये हर एक चीज को चेंज करना पूरी तरह से बड़ा डिफिकल्ट है। फिर रिलीजियस सेंसिटिविटीज, धार्मिक संवेदनशीलता। भाई लोगों के आप धर्म की बात करोगे तो लोग भड़क जाएंगे, दंगे वंगे ना उतर जाए, इस बात का डर है। और इवन हमने आर्टिकल 25 के तहत रिलीजियस फ्रीडम जो है वो दे रखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने। फिर पॉलिटिकल और सोशल ऑप्शंस, राजनीतिक और सामाजिक विरोध हम लोग को देखने को मिला। कई बार समाज विरोध करेगा, कई बार पॉलिटिक्स में अपोजिशन वगैरह या जो भी वोट बैंक के आधार पर पॉलिटिक्स चलेगी। फिर लेजिस्लेटिव हर्डल, कानून बनाने में बाधाएं आएंगी कि भाई ऐसा कानून बनाओ कि जो सभी कम्युनिटीज के लिए सही हो, राइट। किसी को ये ना लगे कि नहीं यार, हमारे कानून को खत्म करके सामने वाले कानून को जो है हमारे ऊपर थोप दिया गया है, यानी कि एक दूसरी कम्युनिटी के कानून को, राइट। तो ये चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए, ऐसी होगी तो दंगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें देखना जो है वो जरूरी है इस कानून को, यूसीसी को बेसिकली इंप्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो आगे क्या करें, तो भाई यूनिटी और डाइवर्सिटी को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सभी लोगों को शामिल करो, सभी से बातचीत करो, कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज मेंशन्ड है उसको अलाइन करते हुए पूरी चीज चलो, एजुकेशन लेकर आओ, अवेयरनेस क्रिएट करो लोगों के बीच में। बस यही चीजें हैं कि इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग यूसीसी को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, आगे की जो है वो चर्चा करें, दलित इकोनॉमिक इनइक्वालिटी से रिलेटेड ये टॉपिक है। इनकम इनइक्वालिटी, आपको पता है आय असमानता इंडिया के अंदर है ही यार, बढ़ती जा रही है। टॉप 1% इंडिया जो है इंडियंस वो रिसीव करते हैं 22.6% नेशनल इनकम का 2022 में। लिख लो भाई ये आंकड़े,
ये बड़े अच्छे आंकड़े होते हैं, ये किसी से बात करने में भी बहुत अच्छा लगता है। आप ये बोल सकते हो कि टॉप 1% जो इंडियंस है उनके पास टॉप 20 मतलब 20% इंडियंस का पैसा है, सिर्फ 1% के पास 20% का पैसा है, और बॉटम 50% जो है और मिडिल 40% जो है, उनकी इनकम शेयर जो है वो डिक्लाइन होती जा रही है, राइट? यानी कि नीचे के 50% और मिडिल 40% इनकी इनकम में गिरावट हम लोग को देखने को मिल रही है। फिर डिस्पैरिटी, ये मत लिखना, सेकंड वाला पॉइंट मत लिखना, पहला वाला पॉइंट बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है, ये लिख लो, इसके नोट्स बना लो कि भाई टॉप 1% इंडियन, और अब जब भी बात करोगे तो यही बोलोगे, देखो 1%, एक रिपोर्ट ऐसी आई थी जो कही जिसने कि 1% इंडियंस के पास 20% से भी ज्यादा जो है वो पैसा है लोगों का, या नेशनल इनकम का। सो डिस्पैरिटीज जो हम लोग को देखने को मिल रही है वो पर्टिकुलरली दलित बिजनेस ओनर्स में काफी ज्यादा है, जो काफी सारे चैलेंजेस जो है वो फेस करते हैं दूसरे मार्जिनलाइज कम्युनिटी, यानी कि पिछड़े वर्ग में भी जो दलित वर्ग जो है, तो उसको बड़ी दिक्कतें जो है आज की डेट में फेस करनी पड़ रही है, ऐसा ये स्टडी, ये रिपोर्ट जो है वो बता रही है। एक स्टडी जो है वो कंडक्ट की है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर ने, जिसने ये जांच करी कि किस प्रकार से इंस्टीट्यूशनल स्टिग्मा जो है वो कंट्रीब्यूट करता है ये प्रॉब्लम्स, जिसके कारण से इकोनॉमिक मोबिलिटी पर क्लियरली कास्ट वाइज इंपैक्ट हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। तो ये पूरी चीज क्या है, अभी आगे चल के समझ में आएगी। देखो ये इंस्टीट्यूशनल स्टिग्मा का इंपैक्ट है क्या, अब देखो ध्यान से समझना। दलित बिजनेस ओनर एक्सपीरियंस करते हैं इनकम गैप, राइट? ये 16% कम कमा रहे हैं ओबीसी, एसटी और दूसरी रिलीजियस माइनॉरिटी से। तो ऐसा क्यों है? तो देखो एक जो स्टिग्मा जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, कलंक हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये किससे एसोसिएटेड है? दलित, बीइंग अ दलित, यानी कि वो अपने आप को ही मान रहे हैं कि भाई हम ऐसे इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है, बीइंग अ दलित, राइट? यानी कि दलित है हम इसलिए, और कई बार दूसरे लोग भी हैं दलित, उनको मानकर जो है उनको अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, राइट? कई बार जैसे आज भी हो रहा है भाई, ऐसा नहीं है कि ये वाली प्रॉब्लम आज की डेट में खत्म नहीं हुई, आज भी हो रहा है। आप किसी से अगर अपना मतलब कोई आपसे नाम पूछता है ना, तो वो मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल अपना नाम आप बताते हो, तो सामने वाला बोलता है अच्छा ब्राह्मण हो, अरे वाह, और दूसरों को कई बार अवॉइड कर देता है। ये चीज मैंने कई बार नोटिस करी है, राइट? आई हैव सीन, मतलब जो सेम जैसे राजपूत लोग मिलते हैं आपस में, अच्छा तुम भी राजपूत, बहुत बढ़िया, राइट? ऐसी चीज है, अरे तुम भी क्षत्रिय, बहुत बढ़िया। मतलब ये चीज चल रही है, और जेन्युइनली ये चीज मैंने काफी सारे ऑफिशियल क्लब्स में भी देखी है। ऑफिशियल क्लब्स मतलब ब्यूरोक्रेट्स के साथ होता ही है, आज भी एग्जिस्ट कर रही है ये वाली प्रॉब्लम। ये सिर्फ हम लोग जो है वो मौखिक तौर पर या दिखावे के तौर पर बस बोल रहे हैं कि वी आर इक्वल, बट इंटरनली काफी सारी मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन ऐसी है जो इंटरनली आज भी दूसरी कास्ट को जो है वो कहीं ना कहीं एक अलग नजरिए से देखती है। आई थिंक यू हैव एक्सपीरियंस द सेम थिंग, यस? आप लोगों ने भी ये सेम चीज एक्सपीरियंस करी होगी, देखा होगा, भले ही आप खुद ना करते हो, बट आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, जब लोग बात करते हैं उससे समझ में आता है, राइट? कि नहीं यार ये तो इसका धर्म ही सिखाता है धोखा देना, अरे तो पीठ पे पीछे खंजर जो है वो मारेगा, अरे इन लोग धोखेबाज होते हैं यार, बेकार घटिया, अरे इन लोग की तो सोच ही छोटी है ना यार, क्या करें? सुने हो ये सब शब्द? यस। तो ये कलंक जो उनके ऊपर आ गया है कि वो दलित है, तो उसके कारण उनको काफी सारी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। इकोनॉमिक चैलेंजेस उनको बहुत ज्यादा फेस करने पड़ रहे हैं और बढ़ गए हैं वो। तो एक स्टडी ने जो है वो डेटा का उपयोग किया 2011 इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे का, जिसके अंदर 42,000 घरों को जो है वो कवर किया, 373 डिस्ट्रिक्ट है, और एनालाइज किया कि यार काफी सारे मतलब इनकम डिस्पैरिटीज देखने को मिल रही है, यानी कि कम्युनिटी वाइज जो है वो कुछ में इनकम ज्यादा है, कुछ में कम हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। और इसके अलावा सेकंड रोल क्या है सोशल कैपिटल का? तो देखो सोशल कैपिटल, इसको किस तरीके से डिफाइन किया गया है, सामाजिक पूंजी को, तो ये एक नेटवर्क है रिलेशनशिप का विद इन एंड बियॉन्ड वंस कम्युनिटी। यानी कि एक व्यक्ति एक कम्युनिटी का, फॉर एग्जांपल हिंदू मुस्लिम मान लेते हैं, बहुत इजी है एग्जांपल, तो उनके बीच में जो है वो क्या रिलेशन है, किस तरीके से मनी वाइज जनरली बेनिफिट्स कर रहे हैं बिजनेस ओनर्स, ये एक्सेस प्रोवाइड कराने के लिए अपने रिसोर्सेज का। देखो क्या होता है, बिजनेस ओनर है, वो देख रहा है मैं अपनी कम्युनिटी वाले लोगों को, क्योंकि आजकल ये बहुत ज्यादा हो गया है, पता नहीं क्यों अचानक से फिर से सोसाइटी के अंदर, कि पता नहीं क्यों, वो नहीं पता है भाई, सोशल मीडिया के अंदर कई बार हम लोग को देखने को मिलती है कि प्रोवोकिंग वीडियोस इस प्रकार के आते हैं, मतलब
दूसरे के रिलीजन के बारे में गलत बताते हैं, राइट? काफी सारे वीडियो जो है वो इस प्रकार के जो है वो आ रहे हैं कि भाई आपका रिलीजन सबसे अच्छा है, दूसरा तो बेकार है। बट हाँ, इसी बीच में काफी सारे ऐसे भी हैं जो यूनिटी सिखा रहे हैं, राइट? बट अच्छाई सिखाने वालों की मात्रा भी कम है और बुराई सिखाने वालों की मात्रा बहुत ज्यादा है। बट ऑब्वियस सी बात है कि इंसान समझदार होता है, बुराई पर अच्छाई की हमेशा जीत होती है। जैसे देखो प्रेमानंद महाराज जी को, आप देखिए। और ऐसा नहीं है भाई कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक हिंदू हूं, राइट? तो ऐसा नहीं कि मुस्लिम प्रेमानंद महाराज जी को नहीं देख रहे हैं। मेरे भी काफी सारे फ्रेंड्स हैं मुस्लिम्स। एक रेस्टोरेंट में मैं रेगुलर बेसिस पर जाता हूं, उसका ओनर जो है वो मुस्लिम है। वो एक बार ऐसी बात निकली थी तो वो मुझे बता रहे थे कि भाई साहब प्रेमानंद महाराज जी का ये वाला वीडियो मैंने देखा था, मजा आ गया था मुझे, तब से मैं उनका फैन हो गया। सोचिए आप। तो देयर आर पीपल, क्योंकि इंसान के पास भगवान ने दिमाग दिया है सही और गलत समझने के लिए, करेक्ट? तो सही और गलत आप समझ सकते हो अपनी खुद की स्वयं शक्ति से। यस। बट प्रॉब्लम क्या है, जो बुराई जो होती है वो अट्रैक्ट करती है, अच्छाई जो है वो दूर करती है कि भाई नहीं, अच्छाई अट्रैक्ट नहीं करेगी, कभी बुराई जरूर अट्रैक्ट करेगी। यस। तो वही चीजें हैं। तो इसमें हम लोग को कई बार देखने को मिल रहा है कि बिजनेस ओनर जो है वो एक्सेस अपनी कम्युनिटी के लोगों को ही प्रोवाइड करा रहे हैं। हाउएवर दलित बिजनेस ओनर जो है वो उनको बहुत कम बेनिफिट हो रहा है सोशल कैपिटल का। होता नहीं है? फॉर एग्जाम्पल, अरे यार ये तो हमारे राजपूत भाई की दुकान है, इसी से कपड़ा लेना है चलो, या इन्हीं की दुकान चलो, ये हमारे पहचान वाले की दुकान है, हमारे कम्युनिटी वाले की दुकान है। इससे क्या हो रहा है, दूसरा दुकानदार भले ही, मैंने कई बार नोटिस किया है, जिसे कई बार आपने भी सुना होगा कि अपने ही वाले लूटते हैं, दूसरा फिर भी फेयर करेगा, लूटेगा अपना वाला। और कई बार ऐसा ही होता है, अपना वाला देखता है कि अरे ये तो हमारे, हमको छोड़ के कहा जाएगा, तो वो लगा बिल पे बिल देने, चिपकाने। फिर आप उससे कुछ बोलते भी नहीं हो मजबूरी में कि भाई तो अपना वाला है, क्या बोलेंगे? तो यही चीज हो रही है कि दलित बिजनेस ओनर जो है उनको काफी कम बेनिफिट जो है वो मिल रहा है सोशल कैपिटल का और दूसरे डिसएडवांटेज ग्रुप से। फॉर इंस्टेंस, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो इंक्रीज हुआ सोशल कैपिटल का, तो उसमें 17.3% इंक्रीज हुआ बिजनेस इनकम नॉन स्टिग्मेटाइज्ड कम्युनिटी के लिए, और दलित में सिर्फ 6% इंक्रीज देखो, जहां पे 17 या 18% बढ़ोतरी हो रही है इनकम की दूसरी कम्युनिटी में, वहीं दलित में सिर्फ मात्र 6% की बढ़ोतरी हो रही है। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। तो इस आर्टिकल में कुछ नहीं है, बस यही चीज है कि भाई ये सब इश्यूज है जिसके कारण दलित जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि कम्युनिटीज के बीच में उनको पीछे किया जा रहा है। ठीक है। अब ह्यूमन कैपिटल का लिमिटेशन, मानव पूंजी की सीमाएं। ऑल्दो ह्यूमन कैपिटल जो है जिसमें एजुकेशन और स्किल्स हम लोग को देखने को मिलती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है इकोनॉमिक सक्सेस के लिए, क्योंकि आप अगर एजुकेटेड हो, आपके अंदर स्किल्स है, तो आप पैसा कमा सकते हो। इट इज इनसफिशिएंट फॉर ओवरकमिंग इनकम डिसएडवांटेज कॉज्ड बाय इंस्टीट्यूशनल स्टिग्मा। बिल्कुल सही। अब देखो, आपने आज एक चीज पढ़ ली कि सिर्फ एजुकेशन और स्किल से ही पैसा नहीं बनता, आपको सोशलाइज होना पड़ेगा पैसा को बनाने के लिए। यस। आपने देखा ना, ये सोशल कैपिटल, आप सोशलाइज हो गए। देख, इसलिए आपने देखा होगा जो दुकानदार अच्छे से बात करता है, लोग उसके पास अट्रैक्ट होकर उसके पास रहते हैं, उसके पास ही जाते हैं। बट जो बदतमीजी करेगा, गलत बात करेगा, तो लोग उसके पास नहीं आएंगे। एक बार जाएंगे, फिर दूसरी बार गाली बक के आएंगे, बोलेंगे चल ले पकड़ तेरे पैसे हट। इट हैपेंस, इट हैपेंस। आपके साथ भी हुआ है, मुझे 100% पता है। मैं मान ही नहीं सकता कि ऐसे कि आपके साथ ना हुआ हो। कि आप किसी दुकानदार गए, आपने देखा कि दुकानदार का बिहेवियर अच्छा नहीं है, किसी रेस्टोरेंट गए, आपने देखा कि यार आप पर ध्यान नहीं दिया, यार आप इतनी देर से वेट कर रहे हो, बोल रहे यार एक रोटी भेज दे, रोटी भेज दे। फिर वो वहां से आवाज लगा रहा है, बोल रहा है कि अरे भैया रुक जाओ यार थोड़ी देर, यार इतनी भीड़ दिखाई नहीं दे रही है आपको? तो भैया इतनी भीड़ तेरे यहाँ थी तो या तो तू व्यवस्था कर, रिसोर्सेज बढ़ा, और नहीं तो हमें रोक दे कि नहीं भैया थोड़ी देर बाद बैठिए, भीड़ बहुत ज्यादा है। कम ऑन, होता है कि नहीं होता? ऐसा कई बार होता है, लड़ाई हो जाती है। तो सिर्फ एजुकेशन और स्किल्स इज नॉट इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये भी एक स्किल है वैसे तो, अगर मैं कहूं तो, या फिर मैं बोलूं सिर्फ एजुकेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये भी एक स्किल होती है ना कि भाई आपको कैसे लोगों के साथ बिहेव करना है। दिस इज ऑल्सो स्किल, सबके पास नहीं है ये, इसको डेवलप करना पड़ता है, राइट? और ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप डेवलप नहीं कर सकते। जैसे कि इस एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें, आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, इसमें आपको जो है वो घंटों तक पढ़ाई करनी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। ये नहीं होता कि यार हमसे नहीं हो पा रहा,
अगर आपने चूज किया है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को क्रैक करना कि आप करोगे, तो आपको उस अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। आप अगर उस अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो आप दूसरा एग्जाम देख लो या पढ़ाई छोड़ दो, कुछ और चीज करो, उस पर पैसा कमा लो। इस एग्जामिनेशन के अंदर आपको बैठना पड़ेगा। अब मैं आता हूं एक टॉपिक पर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गया, ये इसमें और कुछ नहीं है ज्यादा, इस पर भी हम थोड़ी सी और बात कर लेंगे, 2-1 पॉइंट्स और बचे हैं। तो बट उससे पहले अब जब ये बात छिड़ी है तो मैं एक और बात करना चाहूंगा। मेरे पास शायद कल के लेक्चर में या परसों के लेक्चर में एक स्टूडेंट का मैसेज आता है कि सर मुझे 2025 में एग्जाम देना है बट करंट अफेयर्स मुझसे हो नहीं पा रहा, याद नहीं कर पा रही मैं या कर पा रहा, आई थिंक मतलब जो भी आप सभी लोग के लिए कॉमन है कि मुझसे याद नहीं हो पा रहा, मैं क्या करूं? मैं जनरल स्टडीज को टाइम दूं, इसको टाइम दूं? देखो भैया, आपको अपने टाइम को बैलेंस करना पड़ेगा। जीएस के लिए एक बहुत ही बेहतरीन शॉर्टकट है, आप किसी कोर्स को ज्वाइन कर लें और उसमें बने रहें। हमारा कोर्स भी अवेलेबल है, आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करें, आपको बिल्कुल पूरा मटेरियल मिलता रहेगा, उसको पढ़ते रहें। कोर्स जैसे ही ज्वाइन करेंगे मटेरियल आपके पास अवेलेबल रहेगा। काम क्या है आपका? पढ़ना। तो आपको अपने टाइम को डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे कि, और रही बात करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स में जो मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूं ये आप करो। इसके अलावा दूसरी चीज आपको करने की जरूरत नहीं, ये तो एटलीस्ट कर लो। वैसे मैं आपको रोक नहीं रहा हूं किसी चीज के लिए, ये आप एटलीस्ट कर लो, अपना जीएस की क्लासेस कर लो। उसके बाद आपको अगर टाइम मिले तो आपको जो करना है वो आप करो, वो आपके ऊपर है। बट इनिशियली आपको ये चीजें करनी है जो मैं आपको रेगुलर दे रहा हूं। आपको बिल्कुल एक नियम बना लेना है कि सर की मुझे करंट अफेयर्स की क्लास करनी है और जो सर की तरफ से जनरल स्टडीज की क्लासेस आ रही हैं वो हमें निपटानी है। बस आपको ये दो चीजों पर बस फोकस करना है और कुछ नहीं। और जो पुरानी क्लासेस हैं ऑलरेडी, जो शायद आप लोगों ने ना करी हो, जैसे आपने ज्वाइन किया तो क्योंकि हम आपको पूरा मटेरियल दे देते हैं, तो आप क्या कर सकते हो? पुरानी क्लासेस पढ़ना शुरू करो। क्या दिक्कत है? टाइम क्यों वेस्ट करना है? पढ़ो। नेक्स्ट, अब आप बोलोगे सर इतना सारा पढ़े याद कैसे रखें? प्रॉब्लम है ना आपको याद रखने की? याद रखने की कोई प्रॉब्लम होती नहीं है बॉस। आप मल्टीपल टाइम चीजों को रिवाइज करोगे, ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। आप अगर मेरे साथ 1 महीने से जुड़े हो, 1.5 महीने से जुड़े हो, तो आप खुद नोटिस करोगे कि आपकी मेमोरी पावर इंक्रीज हो रही है, आपका विजन जो है वो ब्रॉड होगा, आपके सोचने की शक्ति ब्रॉड हो जाएगी। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। सिर्फ अगर आप मेरी करंट अफेयर्स की भी क्लास क्यों ना कर लो, तो आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। तो आपको याद नहीं करना है, चीजों को समझना है। आप अभी आज की डेट में जाओ और अपने पेरेंट्स से पूछो बजट के बारे में, आपको जितनी जानकारी नहीं होगी उससे ज्यादा जानकारी उनको होगी। क्यों? क्योंकि उनने उसको पढ़ाई की तरह नहीं लिया, उनने उसको नॉर्मल। आप पिक्चर देखते हो तो आपको पिक्चर के डायलॉग्स याद हो जाते हैं बॉस, एक बार देखने पे। वो भी एक बार देखने में आपको कई बार वो डांस, हुस्न तेरा तौबा तौबा, पता लग जाता है कि ये अच्छा, ये अगर कोई करके दिखा दे, आप एक बार वो डांस हुआ, किसी और ने 2 दिन 5 दिन बाद वो ऐसे करके बिना म्यूजिक के डांस करेगा तो आप गाना गाने लगोगे। बोलो हाँ या ना? होता नहीं है? क्यों हो रहा है? क्योंकि आप उसको स्ट्रेस की तरह नहीं ले रहे हो, आप एंटरटेनमेंट की तरह देख रहे हो, तो आपका दिमाग उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। इसको आप स्ट्रेस की तरह ले रहे हो कि याद करना है, याद करना है। अरे सुनो, सिर्फ मैं क्या बोलता हूं आपको, मेरी बात अपन ऐसा करो कि सामने ये लेक्चर ओपन किया करो, सोचा करो कि मुझे सिर्फ सर से बातें करनी है, बस अपन बात कर रहे हैं, दैट्स इट। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इतनी सी चीज में आपको चीजें याद होने लगेंगी और आप खुद आके मुझे थैंक यू बोलोगे कि हाँ सर इंप्रूवमेंट मिल रहा है। मेरे पास स्टूडेंट स्टार्टिंग में 2 पॉइंट्स नहीं बोल पाते थे किसी टॉपिक के बारे में, आज की डेट में कम से कम 5 पॉइंट, क्योंकि मैं प्रैक्टिस ही कराता हूँ कि भाई 5 पॉइंट तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए किसी भी टॉपिक के, तो 5 पॉइंट ऑटोमेटिकली आने लगते हैं। तो आप भी काम करो उस चीज को लेकर, राइट? तो ये चीज है जिस पर आपको जो है फोकस करना है। नेक्स्ट आगे की जो है वो चर्चा करें। अब इंस्टीट्यूशनल स्टिग्मा को डिफाइन करना है। तो इंस्टीट्यूशनल स्टिग्मा जो है वो डिस्क्राइब किया जाता है एज अ प्रिजुडाइज लिंक्ड टू डेमोग्राफिक ग्रुप मेंबरशिप perpetuated through interconnected social mechanism that reflect societal power dynamics। ये आपको ऑलरेडी पता है कि इसका मतलब क्या है कि भाई हमने जो है वो क्या बना दिया कि एक सोशल मैकेनिज्म है कि एक व्यक्ति एक कम्युनिटी का है तो उसी के साथ ही रिलेशन क्रिएट कर रहा है, दूसरे के साथ नहीं कर रहा। तो ये है स्टिग्मा, ये है कलंक, राइट? संस्थागत कलंक की परिभाषा। फिर इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस के बारे में बात करें तो दलित जो आज की डेट में काफी ज्यादा जो है फेस कर रहे हैं,
राइट। तो ये इनइक्वालिटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से काफी दूर लेकर जाएगा। तो कैसे इन सब प्रॉब्लम को जो है वो रिजॉल्व करें? तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, जो सामाजिक भेदभाव हम लोग को देखने को मिलता है, ये बैरियर है किसके लिए? दलित्स के लिए। एक्सक्लूजन और प्रेजुडाइज जो है वो इवन इन अर्बन एरियाज वेयर अ ग्रोइंग दलित मिडिल क्लास इज इमर्जिंग, राइट। तो ये सब चीजें हम लोग को अर्बन एरियाज पर भी देखने को मिलती है काफी ज्यादा यार, रूरल पर तो है ही है। फिर और क्या, अब देखो ये सोशल मतलब यानी कि सामाजिक भेदभाव को हम लोग को खत्म करना है, कैसे कर सकते हो? एजुकेशन के थ्रू, अवेयरनेस के थ्रू। नेक्स्ट, एनहेंस करो एक्सेस टू नेटवर्क। ये और बड़ा नेटवर्क जो है, नहीं नहीं ये सब नहीं करना, ये लिखने की जरूरत नहीं मुझे, ये एक्सेस टू नेटवर्क वाला पॉइंट जो है वो क्लियर नहीं है। सॉल्यूशन के लिए क्यों क्लियर नहीं है उसका मैं आपको रीजन भी बता देता हूँ। एक्सेस टू नेटवर्क्स, भाई आप एक्सेस तभी दे पाओगे जब सामने वाले की थिंकिंग ब्रॉड हो पाएगी, वरना एक्सेस मिलेगा ही नहीं कभी। देखो लिखा है, डेवलप करो ऐसे इनिशिएटिव्स कि जिससे कि दलित एंटरप्रेन्योर्स जो है वो और भी ब्रॉड बिजनेस नेटवर्क में जो है वो नेटवर्क का एक्सेस ले सके। भाई क्यों दलित ही के लिए काम किया जाए? ऐसा क्यों ना किया जाए कि भाई हम इक्वल रखें, सभी को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ऐसा करोगे ना तो और उल्टा हो जाएगा। कम ऑन से यस और नो। तो कई बार क्या होता है, कई बार आपको काफी सारी बुक, काफी सारी टेक्स्ट में ऐसी चीजें मिलेंगी जो जिसको यूपीएससी एक्सेप्ट नहीं करेगी या पीएससी एक्सेप्ट नहीं करेगी, यानी कि सिविल सर्विसेज एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो इसलिए आपको एज एडमिनिस्ट्रेटर की तरह चीजों को देखना है, यस, और उस अकॉर्डिंग अपने आंसर्स को लिखना है। फाइनेंशियल सपोर्ट को इंप्रूव करो, और जैसे स्टैंड अप इंडिया के तहत उनको लोन्स वगैरह जो है प्रोवाइड करा दो, जो सरकार करती है, यस। फिर पॉलिसी नई नई जो है वो लेकर आओ इन सब चीजों के लिए। तो ये सब चीजें हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही हैं, राइट। तो जिस पर आप लोग को काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि हम लोग को मॉडल्स हैं, ब्लैक कैपिटलिज्म यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो सपोर्ट करता है माइनॉरिटी एंटरप्रेन्योरशिप को, और दलित इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज पर भी हम लोग इस तरीके से जो है वो काम कर सकते हैं, यानी कि दलित में दलितों की जो प्रॉब्लम है आज की डेट में, तो उस पर समाधान जो है वो इस मॉडल के थ्रू निकाल सकते हैं। अब देखो, हमें नाइट्रोजन के उपयोग को जो है वो बढ़ाना है, उसकी एफिशिएंसी के उपयोग को बढ़ाना है। नाइट्रोजन किस चीज में यूज किया जाता है? कैन एनीवन टेल मी कमेंट बॉक्स पे? कम ऑन, कोई बता सकता है नाइट्रोजन के बारे में कमेंट बॉक्स पे लिखकर? और हमारी धरती पर कितना परसेंटेज नाइट्रोजन है, ये कौन बताएगा? नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ। तो इंडियन रिसर्चर जो है वो नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी पर काम कर रहा है कि भाई हम नाइट्रोजन के उपयोग को और एफिशिएंट तरीके से यूज कर सकें, राइट, अमंग पॉपुलर राइस वेराइटीज, राइस की वैरायटी में, चावल की वैरायटी में। तो इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि हम हाई यील्डिंग यानी कि ज्यादा उपज वाली लो नाइट्रोजन डिमांडिंग क्रॉप्स जो है वो डेवलप कर सकें। कम ऑन, मुझे एक और क्वेश्चन का जवाब लिखकर बताओ नीचे कमेंट बॉक्स पे। एनवायरमेंट का क्वेश्चन है। अब जैसे कि आपने आंसर लिख दिया होगा 78% हमारी धरती पर, यानी कि ऑन एन एवरेज 78% नाइट्रोजन हमारी धरती पर है। कम ऑन, यस। इतना ज्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होने के बावजूद प्लांट डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन क्यों नहीं ले सकता? प्लांट डायरेक्टली नाइट्रोजन से ऑक्सीजन क्यों नहीं ले सकता? और अगर नहीं ले सकता तो प्लांट ऐसा क्या करता है जिससे कि उसको नाइट्रोजन मिल सके? तो ऐसे कौन से 3 पॉइंट बताएंगे आप कि 3 पॉइंट्स के माध्यम से किस तरीके से ये जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है ये प्लांट के इनटेक लायक बन जाता है? तो 3 प्रोसेस आप लिखकर बताओ कमेंट बॉक्स पर, देखते हैं किसको पता है। और इसका आंसर उसी को पता होगा जिसने जनरल स्टडीज में एनवायरमेंट के अंदर नाइट्रोजन साइकिल के टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अब देखिए, अब इसके अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि इससे फायदा ये होगा कि फर्टिलाइजर कॉस्ट में कमी होगी, क्योंकि कम नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी क्रॉप को। और एनपीके, एनपीके क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये एनपीके जो है ना, ये बेसिकली मेजर क्या है? न्यूट्रिएंट्स जिसको प्लांट को जिसकी आवश्यकता होती है, ये मेजर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसको हम लोग बोलते हैं, ये है एनपीके। 3 चीजें। अब ये कहा जा रहा है रिसर्चर्स के द्वारा कि हम एक ऐसा क्रॉप तैयार करेंगे जिसमें ज्यादा उपज मिलेगी और वो कम नाइट्रोजन इनटेक करके अपनी व्यवस्था कर सकेगा, अपनी पोषण की पूर्ति कर सकेगा। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रहा है। फर्टिलाइजर कॉस्ट जो है वो कम होगी, एनवायरमेंट में पोल्यूशन जो है वो कम होगा। फिर कॉन्करेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च की है 109 हाई यील्डिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट बायोफोर्टिफाइड सीड की वैरायटी को, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है फार्म की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना और फार्मर की इनकम को इंक्रीज करना। तो आइए नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी को हम लोग जो है वो समझते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है दक्षता, कि भाई नाइट्रोजन का हम लोग एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल करें। तो इसका मतलब यही है कि एफिशिएंसी
with which a plant utilizes available nitrogen whether from soil or atmospheric fixation for biomass production। कि अच्छी तरीके से प्लांट जो है मिट्टी से या एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन से, एक एटमॉस्फेयर में भी फिक्सेशन होता है। अब जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन क्या होता है, बिजली जब कड़कती है तो भी ये नाइट्रोजन जो है वो अमोनिया के फॉर्म में जो है वो बनकर पानी पर जो है वो आकर सॉइल पर आकर गिर जाता है और उस पर उसको प्लांट जो है वो इनटेक कर लेता है। सो इट इज क्रूशियल फॉर सस्टेनेबिलिटी ऑफ सीरियल प्रोडक्शन। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम जो है वो इस तरीके से मतलब प्लांट को जो है वो पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन मिल सके तो उसी को बोलते हैं नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी। फिर कंसर्न के बारे में बात करें तो काफी कम अगर नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी होगी तो उस पर एनुअल वेस्टेज फर्टिलाइजर का 1 ट्रिलियन का हम लोग को देखने को मिलेगा, 1 ट्रिलियन रुपए का इंडिया के अंदर, और 170 बिलियन यूएस डॉलर का पूरे दुनिया भर में। तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर मेजर सोर्स है नाइट्रस ऑक्साइड का और एमोनिया पॉल्यूशन का। यस, जो एयर क्वालिटी को अफेक्ट करता है, पानी वाटर बॉडीज को अफेक्ट करता है जैसे लेक, ओशियन, रिवर्स, और ये क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन में भी कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट एमिटर है नाइट्रस ऑक्साइड का पूरे दुनिया भर में, और 11% ऐसे एमिशंस 2020 में हम लोग को देखने को मिले, और लार्जली ड्यू टू फर्टिलाइजर यूसेज। तो फर्टिलाइजर भी तो भाई क्लाइमेट चेंज का एक वो है कारक। नेक्स्ट, नाइट्रोजन पॉल्यूशन और उसके इंपैक्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये चाहो तो लिख सकते हो, और जिन्होंने जीएस की क्लास करी उनको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि आपके नोट्स में पूरी चीज अवेलेबल है। नाइट्रोजन पॉल्यूशन जो है ये कब होता है, जब नाइट्रोजन कंपाउंड जैसे कि अमोनिया, नाइट्रस ऑक्साइड, ये बहुत ज्यादा मात्रा में एनवायरमेंट में आ जाते हैं, और इनकी बहुत ज्यादा मात्रा में आने के कारण इकोलॉजिकल रिस्क यानी कि परिस्थितिकी जोखिम उत्पन्न होता है, और हेल्थ पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। पिछले 150 सालों में ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है, तो काफी ज्यादा नाइट्रोजन, रिएक्टिव नाइट्रोजन 10 गुना ज्यादा हो गया है, जिसके कारण से डेंजरस एक्युमुलेशन इकोसिस्टम में हो गया, यानी कि बुरी तरह से इकोसिस्टम इस परिस्थितिकी तंत्र में जो है वो आ गया है बहुत ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन या नाइट्रस ऑक्साइड या अमोनिया, राइट, जो पोल्यूटेंट्स होता है। 200 मिलियन टन से भी ज्यादा रिएक्टिव नाइट्रोजन जो है वो हर साल हमें देखने को मिलता है, और 80% जो है वो एनवायरमेंट में या सॉइल में या पानी में या हवा में ही नजर आता है। नाइट्रोजन पॉल्यूशन जो है वो जलवायु परिवर्तन में कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो 300 गुना ज्यादा खतरनाक होता है कार्बन डाइऑक्साइड से। लिख लो, नाइट्रस ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 300 गुना अधिक शक्तिशाली है और खतरनाक है। ये बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता को खतरे में डालता है, मिट्टी की हेल्थ जो होती है उसको खराब करता है। इसके अलावा डेड जोन क्रिएट कर देता है मरीन एनवायरनमेंट में, क्योंकि ये एक प्रकार का न्यूट्रिएंट है, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया जब पानी के अंदर न्यूट्रिएंट की संख्या जो है बढ़ जाती है तो क्या होता है, वहां पर यूट्रोफिकेशन की प्रोसेस होती है। ये सब चीजें आप एनवायरमेंट से पढ़ते हो, राइट। जिन लोगों ने एनवायरमेंट की हमारी क्लासेस करी है कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ कि आपको क्लैरिटी मिली कि नहीं मिली, बताओ ये सब चीजें पढ़ी कि नहीं पढ़ी आपने, कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ कि हाँ क्लियर हो रहा है। अब स्पेशली वो स्टूडेंट लिखकर बताओ जो स्टूडेंट ने कई बार डाउट पूछे कि सर करंट अफेयर्स के साथ कैसे लिंक करें। तो अब जब मैं ये चीज आपको पढ़ा रहा हूं तो देखो आपको लिंक दिख रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये कब समझ में आएगा अच्छे से, जब आप जीएस को पैरेलली कवर करते हुए चलोगे। बायो फोर्टिफाइड सीड की वैरायटी के बारे में यहां पर बात हो रही है। तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली 109 बायो फोर्टिफाइड सीड की वैरायटी जो है वो इंट्रोड्यूस करी 61 क्रॉप्स में। इसके अंदर सीरियल, मिलेट्स, ऑयल सीड, पल्सेस, हॉर्टिकल्चर प्लांट, ये सब अवेलेबल है, यानी कि ये सब फसलें जो है इसके अंदर सभी चीज, अनाज और ये तिलहन और ये दलहन, राइट, बागवानी पौधे। तो इसके साथ हम लोग को बहुत सारी मतलब 109 बायो फोर्टिफाइड सीड्स हम लोग को देखने को मिल रही हैं, जो कि क्लाइमेट चेंज की रेजिलियंट है, मतलब कि ये जलवायु परिवर्तन का इस पर असर नहीं पड़ेगा। जैसे राइस की वैरायटी जो है इसको आप जो है वो समुद्री तट के नजदीक में जो है उगा सकते हो, राइट। तो इसमें काफी सारी बीमारियां नहीं होंगी, राइट, कीड़े नहीं पड़ेंगे, राइट। दुरुम व्हीट वैरायटी बायो फोर्टिफाइड, इसको जिंक और आयरन के साथ जो है वो किया गया, मिक्स किया गया है, जिसके कारण जो है वो इसको हीट का इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ेगा। इंडिया के अंदर हाई लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन, कुपोषण की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। 57% महिलाओं में, 67% बच्चों में, राइट, जो एनिमिक हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। बायो फोर्टिफिकेशन हेल्प करेगा ये न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को एड्रेस करने के लिए। बायो फोर्टिफिकेशन कुछ नहीं है, यानी कि जैसे चावल है, चावल क्या है, कार्बोहाइड्रेट सिर्फ, बट अगर आप चावल में
विटामिन सी इंक्लूड कर दोगे तो ये बायो फोर्टिफिकेशन या फोर्टिफिकेशन की प्रोसेस हम लोग को देखने को मिलती है, जिसको हम लोग बोलते हैं, बस और कुछ नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी का रोल जो है वो क्या होगा, तो रिसर्चर जो है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि 5 टाइम्स जो है वो वेरिएशन हम लोग को देखने को मिलेगा इंडियन राइस वेराइटीज में, राइट, और क्रॉप में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा, राइट। और स्टडी जो है ये एक दशक से चली आ रही है, जिसने 19 पैरामीटर जो है वो आइडेंटिफाई कर लिए हैं, जो कि न्यूट्रिएंट यूसेज यूज एफिशिएंसी से रिलेटेड हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, बस और कुछ नहीं है इसमें, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब सिंपल सा एक टॉपिक है जिसमें आपको ध्यान में रखना है कि भाई इंडिया के अंदर कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया ने ये बोला है कि हमारे यहाँ पर कॉफी प्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस होता जा रहा है 2024-2025 सीजन में, राइट। और कॉफी प्लांट और बेरीज में रिडक्शन हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, गिरावट हो गई है, राइट। अब ये गिरावट क्यों हुई है, टेम्परेचर बढ़ गया है, बहुत ज्यादा बारिश हो गई है, लैंडस्लाइड हो गई है जहां पर कॉफी उगती है वहां पर, मतलब कुल मिलाकर एक सिंपल शब्द में बोलूं तो जलवायु परिवर्तन के कारण ये दिक्कतें हो रही हैं और बढ़ती आ रही है। नए नए क्रॉप्स में ये सब दिक्कतें देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी, ये बात आप सभी जानते ही हैं। कर्नाटक लिख लो भाई, कर्नाटक लीड करता है कॉफी प्रोडक्शन के मामले में और केरला के साथ, और रिपोर्ट किया गया है कि भाई यहाँ पर कॉफी प्लांटेशन में डैमेज हो रहा है, लैंडस्लाइड हुई है वेयनाड में, जिसने कॉफी के जो एरिया है जहां पर कॉफी उगती है उसको पूरी तरह से डैमेज कर दिया है। अब ये पूरा इशू क्या है तो मुझे आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है, हैवी रेनफॉल के कारण ये हो रहा है, राइट, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर, समझने वाली चीज है। कर्नाटक 70% इंडिया की टोटल कॉफी प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करता है, सीवियरली इंपैक्टेड है। केरल सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, 23% हमारी कंट्री के अंदर कॉफी का आउटपुट देने में ये हेल्प करता है। 200 एकड़ कॉफी की जमीन है वेयनाड में, और अभी आपको ऑलरेडी पता है वहां पे लैंडस्लाइड हुई है, बहुत बारिश हुई है। चैलेंज कॉफी कल्टीवेशन में यही सब हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब देखो ये चीज ध्यान में रख लो, ये वैसे उसमें आ जाती है जनरल स्टडीज के अंदर, जिन लोगों ने जनरल स्टडीज नहीं ली है तो वो लिख लेना, बाकी जिन लोगों ने जनरल स्टडीज का हमारा पैकेज लिया है उनको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और कुछ नहीं है इसके अंदर। क्या कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं हम लोग कॉफी प्रोडक्शन से रिलेटेड। इंडिया जो है वो 6ठी लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर है और 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है पूरे दुनिया भर में। 3.14% हम लोग ग्लोबल कॉफी आउटपुट में जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। अप्रोक्सीमेटली 70% कॉफी जो प्रोड्यूस की जाती है वो एक्सपोर्ट कर दी जाती है, विथ अरेबिया और रोबुस्टा, ये नाम है कॉफी के, ठीक है, तो ये लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट वेराइटी है, अरेबिका और रोबुस्टा। तो सॉइल और क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो वेल ड्रेन्ड लोम सॉइल की इसको आवश्यकता हम लोग को देखने को मिलती है, और ह्यूमस के साथ तो ये अच्छी तरह से शुष्क दोमट मिट्टी जिसको हम लोग बोलते हैं उसमें पनपती है लोम सॉइल में। और आइडियल कंडीशन जो होती है वो मॉडरेट टेम्परेचर की और सफिशिएंट रेनफॉल जो है वो इसको चाहिए, राइट। तापमान मध्यम और पर्याप्त वर्षा जो है वो इसको चाहिए उगने के लिए। फिर इसके अलावा आप लोग जानते हो कि अगर टेम्परेचर ज्यादा ही हाई हो गया, ज्यादा सनलाइट हो गई, तो उसमें क्रॉप जो है वो खत्म हो जाएगा, राइट, क्रॉप फेलियर हम लोग को देखने को मिलेगा। तो जलवायु परिवर्तन में ये सब चीजें नजर आ ही रही हैं। तो लेट 17th सेंचुरी में कॉफी कल्टीवेशन इंडिया के अंदर शुरू हुआ ब्रिटिश राज के दौरान, इसको एक्सपेंड कर दिया 19th सेंचुरी में। आज की डेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल मेंटेन करता है ये बायोडायवर्सिटी को मेंटेन करने में, राइट, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब आगे जो है वो क्या करना चाहिए, तो भाई देखो सबसे पहली चीज तो कॉफी बोर्ड ने जो ये प्रयास किया है कि भाई ये डैमेजेस वगैरह हुए हैं उसका कारण क्या है, सर्वे वगैरह करके, तो ऑब्वियस ही बात है कि इससे पता लगेगा कि हम क्या स्ट्रेटेजीज बनाएं और किस प्रकार से जो किसान को प्रॉब्लम्स हुई है उनको कैसे सपोर्ट करें। फिर हमें क्लाइमेट रेसिलिएंट प्रैक्टिस करनी है, ऐसी प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिससे कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जो है वो ना पड़े कॉफी प्रोडक्शन में या क्रॉप के प्रोडक्शन में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास पर हम लोग को काम करना जरूरी है। नेक्स्ट, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है टेक्नोलॉजी, आप लोग जानते ही हैं। और अब देखो इसमें जो आर्टिकल है बहुत बेहतरीन आर्टिकल है, कंटेंट ऑथेंटिसिटी और ओनरशिप का। भाई एआई तो आज की डेट में आप कुछ भी डालोगे तो वो अपने अपने हिसाब से अपना कंटेंट प्रोड्यूस करके आपको दे सकती है। ये जरूरी नहीं है कि जो कंटेंट एआई प्रोवाइड करा रही हो बिल्कुल एक्यूरेट हो, ऑथेंटिक हो। यस, हो सकता है कि वो किसी फेक सोर्सेस के थ्रू जो है वो अपना कंटेंट क्रिएट कर रही हो, तो आपको फेक इन्फॉर्मेशन भी दे सकती है कि नहीं। तो ये कितना घातक हो सकता है, कितना खतरनाक हो सकता है, सोचिए एक बार। तो यहां पर इसी की बात हो रही है
तो एआई जनरेटेड कंटेंट जो हो रहा है वो काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है अलग अलग डोमेन में, जैसे कि आर्ट, लिटरेचर, जर्नलिज्म में इतनी तेजी से ये बढ़ गया है, तो उससे कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है। भाई किसी की ऑथेंटिक चीजें जो है वो एआई यूज करके उसको मॉडिफाई करके दे रहा है। कई बार सही इंफॉर्मेशन नहीं देता, मिस इन्फॉर्मेशन देता है। कई बार डिजिटल रिकॉर्ड्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं उसमें चिंताएं व्यक्त होती है कि हाँ भाई ये डिजिटल रिकॉर्ड सही है कि नहीं है। तो एज अ रिजल्ट जो ये टेक्नोलॉजी कंपनीज जैसे कि ओपन एआई, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एडोबी, तो ये इंप्लीमेंट कर रही है वाटर मार्किंग टेक्निक्स इस इशू को एड्रेस करने के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम समझेंगे एआई वाटर मार्किंग जो है वो है क्या। अब देखो कुल मिलाकर ये कि मतलब एआई ने जो चीज जनरेट करी है वो ऑथेंटिक हो। तो एआई वाटर मार्किंग एक ऐसी टेक्निक है जो कि आइडेंटिफाई करेगी एआई जनरेटेड कंटेंट को और बताएगी कि वो कंटेंट सही है कि नहीं सही है। और डिजिटल सिग्नेचर या फिर यूनिक आइडेंटिफायर का ये इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि फिंगरप्रिंट होता है, और इनेबल करेंगे कि एआई मॉडल जो यूज किया गया है कंटेंट को क्रिएट करने के लिए वो कहां से उसका ओरिजिन है। जैसे कि एग्जांपल आप विकिपीडिया पे कोई भी चीज सर्च करते हैं तो लास्ट में आपने देखा होगा विकिपीडिया में सोर्सेज लिखे रहते हैं कि कौन सी चीज से, मतलब क्या क्या चीजें कहां कहां से उठाई है, कौन से सोर्सेज से। यही सेम चीज यहाँ पर किया जाएगा कि एआई जो है, एआई वाटर मार्किंग में एआई का कंटेंट जो भी आएगा वो उसके सोर्स की डिटेल देगा कि यहाँ से ये कंटेंट उठाया गया है। तो उस ऑथेंटिक सोर्स के आधार पर आप उस इंफॉर्मेशन को ले सकते हो। जैसे मैंने आपको हमेशा बताया, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि आपके लिए ऑथेंटिक सोर्स जो है वो क्या है, गवर्नमेंट वेबसाइट्स। आपको सिर्फ वहीं पर ही जाना है, उसके अलावा और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो मेन इंपॉर्टेंट गोल जो है वो एआई वाटर मार्किंग का यही है कि ह्यूमन के द्वारा जो क्रिएट किया गया और एआई के द्वारा जो मटेरियल क्रिएट किया है उसको डिफरेंशिएट करना। और ये डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए ऑथेंटिसिटी मेंटेन करने के लिए, भाई वो कंटेंट सही है कि नहीं है, राइट। स्पेशली एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी की फील्ड में कि अगर हम बात करें कि भाई एक्यूरेट है कि नहीं। तो नीड, आवश्यकता क्या है एआई वाटर मार्किंग की, तो बहुत ज्यादा आवश्यकता है भाई। आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए वो बिल्कुल एक्यूरेट आनी चाहिए, क्योंकि आजकल हम लोग को देखने को रहा है डीप फेक वीडियोस बनते जा रहे हैं। कोई भी किसी का भी वीडियो जो है बनाकर वायरल जो है वो कर सकता है ना। मेरी खुद के अभी कुछ लोग फ्रॉड्स लोग, कुछ हैकर्स लोग ने मेरे साथ नाटक किया था, राइट। तो उसका रिजल्ट आप लोगों ने देखा ही कि आज की डेट में ये सब जो फर्जी एप्लीकेशन कंपनीज उनको बंद करने का प्रयास सरकार ने शुरू कर दिया है। मैनिपुलेटेड इमेजेस बनाए जाते हैं, राइट। कुछ ऐसे मीडियाज वगैरह हम लोग को देखने को मिलता है, मतलब फेक चीज बनाकर लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है या मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो स्प्रेड की जाती है। टेम्पर एविडेंट रिकॉर्ड्स, तो काफी सारे रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो टेम्पर कर दिए जाते हैं, यानी कि चेंज कर दिया जाता है, उसमें छेड़खानी कर दी जाती है। फिर ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस हम लोग को रहे बिल्डअप करना है, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है एआई वाटर मार्किंग की। तो लीडिंग एआई कंपनीज कौन सी है? गूगल। तो गूगल उपयोग कर रही है सिंथ आईडी टूल का, लिख सकते हो आप, सिंथ आईडी टूल लिख लो, ये वाटर मार्किंग के लिए। तो वाटर मार्किंग, एआई वाटर मार्किंग क्या है आपको समझ में आ गया होगा। मेटा जो है इसी प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, मेड बाय एआई लेबल। यूट्यूब पे भी आ रहा है अब तो, आपको जो है मार्क करना पड़ेगा कि ये आपने एआई के थ्रू बनाया कि नहीं बनाया। माइक्रोसॉफ्ट भी जो है वो भी लॉन्च कर रही है वाटर मार्किंग एआई जनरेटेड इमेजेस और वीडियोस के लिए, यानी कि पहले से ही लिखा आ जाएगा कि भाई ये सब चीजें एआई जनरेटेड है। ओपन एआई ने डेवलप कर लिया एक टूल ये डिटेक्ट करने के लिए कि एआई चैटबॉट जो है उसका उपयोग ऐसे लिखने के लिए किया गया है कि नहीं किया गया, या फोटोज पेपर जनरेट करने के लिए किया गया है कि नहीं किया गया। वो तुरंत सर्च कर लेगी कि एआई का है कि नहीं है। तो स्टेप्स क्या है, क्या क्या लिए जाए कि एआई ऑथेंटिसिटी इंश्योर की जा सके। तो कोलिशन फॉर कंटेंट प्रोविनेंस एंड ऑथेंटिसिटी, C2PA, ये इनिशिएटिव जिसको सपोर्ट किया है एडोबी, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट और दूसरी फर्म ने, लिख लेना भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही कि हम स्टैंडर्डाइज तरीका जो है वो निकालें जिससे कि कोई भी अगर कंटेंट बना है एआई की मदद से तो उसको रिकॉग्नाइज किया जा सके, तुरंत आइडेंटिफाई किया जा सके। ओपन एआई का इन्वॉल्वमेंट जो है वो इस कोलिशन के अंदर ये इंडस्ट्री के कमिटमेंट को जो है वो और भी ज्यादा जो है वो क्या करेगा, प्रतिबद्ध करेगा, राइट, इसकी भागीदारी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करो ये इंश्योर करने के लिए कि भाई जो भी कंटेंट आया है एआई वाटर मार्किंग के थ्रू वो ट्रांसपेरेंट है, बढ़िया है, मतलब वो एक्यूरेट है। फिर एथीरम इंप्रूवमेंट प्रपोजल एक हम लोग को देखने को मिला, एक प्रोजेक्ट प्रपोज किया गया जिसमें C2PA कंसेंट डेटा को इंटीग्रेट किया जाएगा, जिसमें कंटेंट कंसेंट जो है एआई और मशीन लर्निंग डेटा माइनिंग का वो रखा जाएगा, और इसको ऑन चेन मेटा डेटा पर हम लोग को देखने को मिलेगा। इसमें भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है ऑथेंटिसिटी को
आइडेंटिफाई करने के लिए। बस ये फैक्ट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये वाला। तो आज की डेट में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम और इससे रिलेटेड ऐसे में भी आप काफी सारी चीजें लिख सकते हो। अब पीएम प्रणाम इनिशिएटिव से रिलेटेड एक टॉपिक है। 2023-2024 के बजट पे जो है वो इसको अनाउंस किया गया था, पीएम प्रणाम इनिशिएटिव को। इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो यही था कि आप फर्टिलाइजर का उपयोग करो बैलेंस तरीके से और इनकरेज करो ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग की प्रैक्टिस को। तो ये टॉपिक मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग क्या होता है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल मैकेनिज्म इसके अंदर जो इन्वॉल्व है, जिसमें ग्रांट्स यानी कि अनुदान जो है वो राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज को दिए जा रहे हैं, जिससे कि वो केमिकल फर्टिलाइजर्स के कंजम्पशन को कम से कम करें और पिछले 3 साल के एवरेज में। नेक्स्ट, परसीड मीटियोर शावर। तो परसीड मीटियोर शावर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये क्या है? तो परसीड मीटियोर शावर जो है, मीटियोर शावर पता है ना आपको, ये जैसे कि जिसको बोलते हैं तारे टूटना, एक्चुअल में वो तारे नहीं होते, वो मीटियोर्स हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, जो क्रॉस होते हैं धरती के नजदीक से। तो ये मलबे हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो कि बताया गया है स्विफ्ट टटल के कॉमेट से जो है वो आए हैं। फिर ये नाम जो है वो परसीड जो है वो आया है परसिस कॉन्स्टिलेशन से। और मीटियोर शावर जो है, जैसे कि परसीड, ये टिपिकली नदर्न हेमिस्फीयर पर अगस्त के समय पर हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो ये भी ज्योग्राफी का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मीटियोर्स क्या होता है, मीटियोराइट क्या होता है, राइट, मीटियोराइड क्या होता है, राइट। पीएम प्रणाम इनिशिएटिव से रिलेटेड ये एक मेंस का भी क्वेश्चन है, इसका भी आंसर लिखने की कोशिश करिएगा 150 वर्ड्स में। तो चलिए गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं मैंने जो चीज आपको पढ़ाई है आपको अच्छी लगी होगी। लाइक का बटन जरूर हिट करना। और चलिए हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।